नमस्कार, दृष्टि है इसके इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, आर्ट एंड कल्चर के रिवीजन क्लासेस का ये अंतिम पड़ाव है और आज हम अंतिम एपिसोड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए बिना वक्त गवाए देखते हैं क्या है खबरें। ठीक है, पहली खबर हम ले रहे हैं तुलु भाषा के बारे में, जो सुर्खियों में रहा एक ट्विटर अभियान को लेकर, और ये डिमांड किया गया कि तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। ठीक है, तुलु भाषा को लेकर डिमांड क्या है कि कर्नाटक और केरल में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए और 8वीं अनुसूची में ऐड किया जाए। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। तुलु भाषा के बारे में अब जानना चाहिए आपको, क्योंकि ये सुर्खियों में रहा। तुलु एक द्रविड़ भाषा है, पहली चीज तो ये है। मुख्य रूप से कहां? कर्नाटक के 2 जिलों दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, ये कोस्टल इलाके हैं, और केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है। इसके अलावा भी कहीं कहीं बोली जाती है, लेकिन मुख्य तौर पर कर्नाटक के 2 जिलों और केरल के कासरगोड में बोली जाती है। इन क्षेत्रों को अनौपचारिक रूप से अनऑफिशियली क्या बोलते हैं? तुलु नाडु कहा जाता है। तुलु सबसे पुरानी द्रविड़ भाषाओं में से एक है, ये बताते हैं एक्सपर्ट। एक किताब है, उसमें भी ये बात कही गई है, और ये किताब है रॉबर्ट कैल्डवेल की। कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, हालांकि चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी रॉबर्ट कैल्डवेल की एक किताब है अ कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन या साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इसके मुताबिक तुलु द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से भी एक है। ठीक है, 2014-15 में कर्नाटक की सरकार ने स्कूलों में एक भाषा के तौर पर इसे पेश किया था, तुलु को। ठीक है, और इस भाषा के जो प्रसिद्ध लोकगीत हैं वो है पद्दना और पारंपरिक लोक रंगमंच यक्षगान। तो 2 चीजें याद रखिएगा, लोकगीत पद्दना, पारंपरिक लोक रंगमंच यक्षगान इत्यादि हैं। चलिए अगली खबर है प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ। 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रबुद्ध भारत जैसे ही आए, स्वामी विवेकानंद जी का नाम आना चाहिए। ठीक है, रामकृष्ण परंपरा की एक मासिक पत्रिका है प्रबुद्ध भारत, और किसने इसको निकालना शुरू किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, यह है प्रबुद्ध भारत पत्रिका। इसी पत्रिका के जरिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पब्लिश किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, और राष्ट्र के भाव, भारत राष्ट्र के भाव को प्रदर्शित करने के लिए इसका नाम क्या रखा गया था? विवेकानंद जी ने इसका नाम प्रबुद्ध भारत क्यों रखा था? भारत राष्ट्र के भाव को प्रदर्शित करने के लिए। अब रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी के बारे में जानिए। रामकृष्ण मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर पड़ा, आपको पता है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और विवेकानंद जी का असल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ये सब आप जानते होंगे कि 1893 में शिकागो में विश्व संसद को संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद ने, और उसके लिए वो दुनिया भर में चर्चित हैं। चलिए, रामकृष्ण परमहंस जी की जब मृत्यु हो गई तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद ने डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस प्रस्तुत किया, मतलब सेवा का सिद्धांत। इसमें सभी मनुष्यों की सेवा करने का सिद्धांत है, और विवेकानंद जी ने कहा कि जीव की पूजा ही शिव की पूजा है। ठीक है, ये सब कुछ मुख्य बातें हैं, इसको ध्यान पे रखिएगा। अगली खबर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होता है। पहला कब हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, KIYG। ठीक है, इसमें क्यों चर्चा में रहा कि 4 देशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल करने का फैसला लिया गया है। पहला आयोजन 2018 में हुआ था। ठीक है, और चर्चा में क्यों है कि 4 देशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल करने का फैसला लिया गया है। कौन कौन से 4 हैं? गतका, कलारियापट्टू, थांग टा और मलखंब। ठीक है, इन सब के बारे में भी जानना होगा कि कौन कौन से ये गेम हैं और क्या खासियत है।
KIYG के बारे में जान लीजिए कि 2022 में हरियाणा में आयोजित होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, पहला कहां हुआ था? कब हुआ था? 2018 में हुआ था। 2021 में ही ये होने वाला था, लेकिन कोविड के चलते, थर्ड वेव की आशंका के चलते इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब 2022 में कहां पे होगा? हरियाणा में आयोजित होंगे। ठीक है, खेलो इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है ये, और औपचारिक तौर पर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता है। ये एक पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को औपचारिक तौर पर ऑफिशियली क्या कहते हैं? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है, तो ये स्कूल के लेवल पर हो गया। 2018 में मैंने बता दिया खेलो इंडिया के तहत ही एक यूनिवर्सिटी के लेवल पर गेम्स की शुरुआत हुई है 2020 में। वो स्कूल के लेवल पर हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई। खेलो इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? निचले स्तर तक खेलों को बढ़ावा देना देश में, ताकि अंततः ओलंपिक खेलों में हम भारत की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सके। इस बात पर काफी डिबेट चला इस बीच की क्यों ओलंपिक में इंडिया का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, तो इसको लेकर सरकार का एक ये इनिशिएटिव है। आइए अब गतका के बारे में जानते हैं, जो स्वदेशी खेल शामिल किए गए। पहले तो ये देख लीजिए गतका की तस्वीर, और इस तस्वीर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां से रिलेटेड है। पंजाब से, और पंजाब की मार्शल आर्ट की एक विधा है। ठीक है, सिख धर्म के निहंगों से संबंधित है, निहंग समुदाय से संबंधित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो स्टिक बने हुए हैं ये बेसिकली लकड़ी के बने होते हैं, तलवार की तरह होते हैं, लेकिन बने किस चीज से होते हैं? लकड़ी के होते हैं, तलवार जैसे दिखते हैं। अगला है कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। केरल की मार्शल आर्ट विधा है और दुनिया की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट विधाओं में से एक है कलारीपयट्टू। ठीक है, मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क और शरीर के बीच बेहतर समन्वय बनाना है, और इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे जंपिंग के लिए टर्म आता है चट्टूम, दौड़ने के लिए आता है ओट्टम, कलाबाजी के लिए एक टर्म आता है मरिचिल। ठीक है, इन तीन टर्म्स को ध्यान पे रखिए। चट्टोम मतलब जंपिंग, ओट्टम मतलब दौड़ना, और मर्चिल मतलब कलाबाजी करना। इसमें तलवार और लाठी आदि का इस्तेमाल करके भी कलाबाजी की जाती है। आइए तस्वीर में देखते हैं। यह है तस्वीर जिसमें कलाबाजी की जा रही है, हाथ में तलवार है और ढाल है। क्वेश्चन आया था कि भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारीपयट्टू क्या है, तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और यहां डी ऑप्शन में क्या है? यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो देखिए कितने आसान तरीके से इस सवाल को फ्रेम किया गया है। अब सिर्फ आपको यह पता हो कि एक मार्शल आर्ट विधा है, तो इस सवाल का आंसर पक्के तौर पर सही होगा। चलिए अगला है थांगटा। थांगटा कहां का है? मणिपुर। थांगटा भी बहुत आपने पढ़ा होगा। तलवार और बर्छी भाला के साथ ये खेल होता है और इस मार्शल आर्ट का संबंध युद्ध कौशल और पूजा से है। युद्ध कौशल से भी है और पूजा से भी है। तलवार बर्छी भाला के साथ यह है थांगटा। ठीक है, नेक्स्ट मलखंभ। म से मलखंभ और म से मध्य प्रदेश। यहां मणिपुर नहीं सोचना है। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखिए। एक खंभे के सहारे करतब दिखाए जाते हैं और 12वीं सदी में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, जैसे ये खंभा है और एक पुरुष इसमें करतब दिखा रहा है इस पे, तो इसको क्या कहते हैं? मलखंभ। देश की अन्य मार्शल आर्ट कहां कहां क्या नाम है? मणिपुर में ही चेबी गडगा है। ठीक है, चेबी गडगा ये भी बहुत प्राचीन माना जाता है। तमिलनाडु में सिलंबम है, हिमाचल प्रदेश में थोडा है और महाराष्ट्र में मर्दानी खेल है। ये सारे मार्शल आर्ट की विधाएं हैं। तो आपने क्या क्या अभी पढ़ लिया, एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं। गतका, 4 स्वदेशी खेल किसमें शामिल किए गए हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। गतका जो कि पंजाब से है, पंजाब की मार्शल आर्ट विधा है, सिख धर्म के निहंगों से जुड़ा हुआ है। कलारीपयट्टू केरल की मार्शल आर्ट विधा है और दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट विधा है।
उसके बाद क्या है, थांगटा जो कि मणिपुर की मार्शल आर्ट विधा है, और उसके बाद क्या है, मलखंब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ठीक है, और ये भी क्या है, मार्शल आर्ट है। चलिए अन्य मार्शल आर्ट भी एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। चेबी गडगा मणिपुर, सिलंबम तमिलनाडु, थोडा हिमाचल प्रदेश और मर्दानी खेल महाराष्ट्र। चलिए अब अगला है सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर क्यों चर्चा में रहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष नॉमिनेट किया गया है जनवरी 2021 में, इसलिए आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए क्योंकि ये मंदिर न्यूज में रहा है। कहां पर है, सौराष्ट्र है गुजरात में, और सौराष्ट्र में एक जिला है गिर सोमनाथ, गिर सोमनाथ में ही यह अवस्थित है। प्रभास पाटन में बना हुआ है। ठीक है, पश्चिमी तट के पास प्रभास पाटन है, प्रभास पाटन जगह में बना है यह मंदिर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है, सोमनाथ। ठीक है, इसका जो पहला मंदिर बताते हैं ऐसा लोग कि पहला मंदिर बना था 2000 साल पहले, और दूसरा मंदिर बना 649 एडी में वल्लभिनी के राजा मैत्रेय ने बनवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद में सोमनाथ का जिक्र आता है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, 11वीं शताब्दी में गजनी ने इस पर अटैक किया। इसके बाद सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान यह पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया गया। इस बारे में तो आप जानते होंगे, बहुत चर्चित कहानियां चलती हैं इसकी। तो गजनी ने 11वीं शताब्दी में अटैक किया, फिर सल्तनत काल और मुगल काल में इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। 1951 में वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को मूल जगह पर बनवाया। ठीक है, यह है सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, एकदम समुद्र के किनारे। चलिए इंपॉर्टेंट बात है, चालुक्य शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राचीन मान्यता है कि सोमनाथ और चंद्रदेव मून गॉड का गहरा संबंध है। ठीक है, बेसिकली क्या है, चंद्रदेव के ससुर दक्ष प्रजापति के अभिशाप से चंद्रदेव के मुक्त होने का संबंध सोमनाथ मंदिर से माना जाता है। यहां एक कहानी चलती है, क्या मान्यता है कि दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों के साथ शादी हुई थी चंद्रदेव की, मून गॉड की। ठीक है, फिर कुछ विवाद हुए और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया और इस वजह से चंद्रदेव की रोशनी, मून की रोशनी जो है वो खत्म हो गई। जब अभिशाप से मुक्ति मिली तो इस पूरे घटना का संबंध बताया जाता है सोमनाथ मंदिर से। सोम मतलब चंद्र। ठीक है, अब देख लीजिए कि देश के 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से। पहला मैंने बता दिया है, सोमनाथ गुजरात में है। गुजरात में दो हैं, सोमनाथ और नागेश्वर। ठीक है, तो दो हो गए गुजरात के, सोमनाथ और नागेश्वर। महाराष्ट्र में 3 हैं, कौन कौन से, ग्रिशनेश्वर, त्रयंबकेश्वर और भीमाशंकर। तो 3 हो गए महाराष्ट्र से। ठीक है, तमिलनाडु में 1, रामनाथ स्वामी। तो 6 हो गए ये टोटल। झारखंड में बाबा वैद्यनाथ, 1 हो गया झारखंड में। ठीक है, उसके बाद आइए उत्तर प्रदेश में भी 1, काशी विश्वनाथ, तो 1 हो गया यूपी में। फिर आंध्र प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 2। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन और महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर, ये है मध्य प्रदेश में, और उत्तराखंड में केदारनाथ। तो ये आपकी पूरी लिस्ट हो गई देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की। ठीक है, ये सब तस्वीरें हैं अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की। चलिए भारतीय खिलौनों के बारे में अगली खबर है। देशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, और ये इनिशिएटिव क्या है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने पिछले साल टॉयज क्वालिटी कंट्रोल सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डर जारी किया था। क्या जारी किया था DPIIT ने, टॉयज क्वालिटी कंट्रोल सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डर। क्या था इस ऑर्डर में, शिल्पकारों और GI टैग प्राप्त उत्पादों को इस आदेश जरिए छूट दी गई है। और किस चीज से छूट दी गई है,
अनिवार्य मानक चिन्ह। ठीक है, BIS एक अनिवार्य मानक चिन्ह प्रदान करता है और इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, वो मानक किस लिए होता है? क्वालिटी के लिए होता है। तो उसमें राहत दी गई है कि जरूरी नहीं है कि ये उस मार्क का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा और बिक्री भी बढ़ेगी। ठीक है, तो टॉयज के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड मार्क का जिक्र किया गया है, तो ये है BIS। ठीक है, BIS क्या देता है? स्टैंडर्ड मार्क जो देता है वो इसमें छूट दी गई है। इससे क्या होगा? कुछ देशी उत्पादों पर इस तरह के मानक सुनिश्चित करने से राहत मिलेगी और बिक्री बढ़ जाएगी उनकी। ठीक है, टॉयकथॉन 2021। ठीक है, टॉयकथॉन क्यों चर्चा में रहा? खिलौना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2021 के जनवरी में टॉयकथॉन 2021 लॉन्च किया गया। ये एक इंटर मिनिस्ट्री इनिशिएटिव है और शिक्षा मंत्रालय, इनोवेशन सेल शिक्षा मंत्रालय का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इन सब ने मिलकर यह इनिशिएटिव तय किया है। ठीक है, क्या क्या है? शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, वस्त्र मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इन सब ने मिलकर इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, उद्देश्य आपको पता है, घरेलू जो खिलौने हैं उनके लिए एक बेहतर वातावरण तैयार करना, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, उनका सेल बढ़ाना। सबसे अधिक बल ऐसे टॉयज पर है जो भारतीय सभ्यता, धरोहर, संस्कृति और इतिहास की अवधारणा पर आधारित है। ये एक पॉइंट ध्यान पे रखिएगा कि ये टॉयज, मतलब जो जोर दिया गया है इस इनिशिएटिव में, वो भारतीय सभ्यता, धरोहर, संस्कृति और इतिहास पर आधारित जो टॉयज का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उस पर सबसे ज्यादा बल है। अब इस तरह के ये टॉयज, ठीक है। अब कुछ क्षेत्रीय खिलौने के बारे में जारी है। असम में अशरी कांडी, असम के धुबरी में मौजूद एक गांव है अशरी कांडी, जहां के लोग टेराकोटा और पॉटरी के खिलौने बनाते हैं। ठीक है, यह बताया जाता है कि यह पूरे नॉर्थ इंडिया का एकमात्र ऐसा क्लस्टर है जहां टेराकोटा और पॉटरी के खिलौनों को परंपरागत रूप दिया जाता है एक साथ। ठीक है, अशरी कांडी को मदैखली भी कहा जाता है। ठीक है, अशरी कांडी को क्या कहते हैं? मदैखली भी कहते हैं। इसी तरह भारतीय जो खिलौने हैं उसमें तंजावुर गोलू डॉल्स तमिलनाडु में, एती कोपक्का टॉयज आंध्र प्रदेश में, लईफादिबी मणिपुर में, नाम से ही आपको समझ में आएगा, चन्नापटना कर्नाटक में हमेशा रहता है, निर्मल टॉयज तेलंगाना में, और कर्नाटक में है किन्नल टॉयज। तो क्योंकि टॉयकथॉन हुआ तो टॉयज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिए। तंजावुर तमिलनाडु, एतिकोपक्का आंध्र प्रदेश, लईफादिबी मणिपुर, चन्नापटना कर्नाटक, निर्मल टॉयज तेलंगाना और किन्नल टॉयज कर्नाटक। और अभी हमने क्या पढ़ा? अशरी कांडी असम। ठीक है, अब BIS क्या है? सबसे पहले BIS एक सांविधिक निकाय है। 2016 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। इसका अंग्रेजों के समय इसकी शुरुआत हुई थी, बहुत पुराना है। ठीक है, पहले इसे कहते थे ISI, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 1986 में इससे संबंधित एक एक्ट बना और बाद में 2016 के एक्ट से 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। उद्देश्य इसका है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, मानकीकरण करना वस्तुओं का, मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करना BIS का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो आज इस अंतिम एपिसोड में इतना ही रखते हैं। 5 एपिसोड में हमने खबरों को कवर किया है। पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीजें महत्वपूर्ण हो सकती थी उनका कंपाइलेशन आज पूरा हो रहा है। अगर आपने पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन लिंक्स पर देख सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये पहल आपके लिए कारगर साबित होगी और आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हमारी टीम इसी तरह नए प्रोग्राम्स पर काम कर सके और आपको उसका लाभ मिल सके। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आगे किसी अन्य प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।